बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम अनम है। मुझे एक जिन साथी ने ख्वाब में आकर तकलीफ दी। मैं मासूम लड़की थी और दूसरे ही दिन वही तकलीफ मुझे हकीकत में भी मिली, लेकिन उस तकलीफ के बाद मैं मासूम हो गई। मेरा नाम अनम है। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे 2 भाई हैं जो हॉस्टल में रहते हैं क्योंकि वो वहीं पर नौकरी करते हैं। एक भाई फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी कर रहा था और साथ ही उनकी 1 साल कबल ही शादी हुई है, तो वो अपनी बीवी के साथ वही रहते हैं। जबकि छोटा भाई अभी पढ़ रहा था तो वो बड़े भाई के साथ ही उधर रहता था। चूँकि मैं सबसे छोटी थी तो भाइयों की उम्रों में 10-12 साल का काफी बड़ा वक्फा था। मेरे अब्बा की वफात हो चुकी थी और मैं और अम्मी अकेले ही अपने आबाई घर में रहते थे। क्योंकि भाई दूसरे शहर में रहते थे तो उन्हें आने जाने में काफी मसाइल का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह ये थी कि वो घर से काफी दूर रहते थे, लेकिन मैं और अम्मी उनको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखते थे। छुट्टियों के दिनों में वो वापस आ भी जाते थे तो हम बहुत ज्यादा खेल कूद और हंसी मजाक में छुट्टियां गुजारते थे। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी कि मैं अचानक से बीमार हो गई, जिसकी वजह से मैंने चलना फिरना छोड़ दिया। अगर जमीन पर कदम रखती तो मेरी चीखें निकल जाती थीं। पहले पहल तो मैं ठीक ही रही, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये तकलीफ बढ़ती गई और बिला आखिर उसने मुझे बिल्कुल ही मफलूज करके रख दिया। कोई कहता कि मेरे साथ कोई साया है तो कोई कहता मैं पागल हो गई हूँ, जबकि मैं खुद को अलग ही दुनिया में पाती हूँ। कभी ख्वाबों के जहां में अजियत मिलती तो वही तकलीफ मुझे हकीकत में भी मिलने लगती। मैं इस पहेली को सुलझा ही नहीं पा रही थी। मुझे लगता था कि जैसे कोई आसिफ मुझे चिमट चुका है जो मुझे निगल जाएगा और मैं जिंदा भी नहीं रह सकूंगी। पहले पहल तो लगा था कि कोई बीमारी है, इसका चेकअप करवाना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों सब कुछ उलट हो रहा था। घर में पहले सुकून होता था चूँकि मैं और अम्मी ही अकेली रहती थी, लेकिन मेरी बीमारी के बाद से सुकून खत्म हो गया। दिन रात मैं बस तकलीफ से चीखती चिल्लाती रहती थी। मेरे भाई मुझसे 10-12 साल बड़े थे और मेरी बीमारी और इलाज की वजह से हर जगह घूमने लगे, लेकिन किसी को भी इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं मिल पाया था। जितनी देरी हो रही थी मुझे अपना दिमाग भी खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था और इस वजह से मैं वहमो गुमान में भी मुब्तला हो गई थी। लोग कहते कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ। हकीकत ये है कि मैं चलना फिरना ही नहीं चाहती। उनकी ये बातें सुनकर मेरा जी चाहता कि मैं रो रो कर आसमान उन सब पर गिरा दूं, लेकिन मैं बेबस होती जा रही थी, जिसकी वजह से मैंने खामोशी तक इख्तियार कर ली। इससे पहले जब मैं ठीक थी तो मेरी जिंदगी काफी मुख्तलिफ थी, जिसमें बहुत कुछ था जिसे मैं खुलकर जिया करती थी। इसकी वजह तब शुरू हुई जब मैं 10वीं में पढ़ रही थी और मेरे आखिरी पर्चे हो रहे थे। मैं स्कूल से वापस आई और खाना वगैरह खाकर कुछ देर के लिए आराम किया क्योंकि अम्मी घर पर ना थी। मैं घर में अकेली बिल्कुल बोरियत का शिकार हो रही थी। मैं कमरे से बाहर आई और अनार के दरख्त से अनार तोड़कर उसके दाने निकालकर खा लिए। फिर बोरियत में ही मैं उस तरह की टहनियों को खींचते हुए चूमने लगी। अभी मैंने अम्मी को देखकर सर पर दुपट्टा ही लिया था कि उन्होंने मुझे घूरना शुरू कर दिया, जिसकी वजह भी मैं जानती थी, और वो वजह ये थी कि मैंने घर का दरवाजा बंद नहीं किया हुआ था और अम्मी ने मुझे सख्ती से ताकीद की हुई थी कि जब वो घर में ना हो तो मैं घर का दरवाजा बंद करके ही रखा करूं। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तो मैं दिल ही दिल में जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू का विर्द करते हुए वहां से खिसकने की कोशिश करने लगी। जानती थी कि अब अम्मी को शदीद गुस्सा आना है और कोई उम्मीद न थी कि वो कोई न कोई चीज उठाकर मुझे मार देंगी। इससे बेहतर यही था कि मैं वहां से भागने में ही गनीमत समझूं। कुछ भी नहीं, बस टहल रही हूँ, मैंने इधर उधर सर हिलाते हुए हंसकर जवाब दिया तो वो मेरे सर पर आकर खड़ी हो गई। लेकिन इस अनार के दरख्त के साथ क्यों खड़ी हो और इसकी टहनियों को भी बार बार खींचते जा रही हो? अम्मी ने अनार की टहनियों को दुरुस्त किया, जिन्हें मैंने खींच खींच कर खराब कर दिया था। कुछ तो टूटकर जमीन पर भी बिखरी पड़ी थी और साथ ही सूखे पत्तों से सहन भरा पड़ा था और अम्मी को गंद को देखते ही गुस्सा आ चुका था और अब मुझे झाड़ू लगाने का भी हुक्म मिलने वाला था। चूंकि मेरी गलती थी तो उस वक्त मैं ये काम भी करने को तैयार थी। वैसे ही मजा आता है ना? मैंने न जाने क्यों अम्मी को छेड़ने की कोशिश की, हालांकि दिल में तो उनसे बचने की दुआएं भी कर रही थी। अनम, अनार के दरख्त से दूर रहा करो, ऐसे फल नहीं आता, सारे फूल झड़ रहे हैं। अम्मी ने सहन के कोने में पड़े झाड़ू को उठाया और लाकर मेरे हाथ में पकड़ाते हुए भरपूर नसीहत भी की,
जिसे सुनकर मैंने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में सुना, जिसे एक कान से सुनकर मैंने दूसरे कान से निकाल दिया। पता नहीं क्यों ये मेरी बहुत पुरानी आदत थी, जिससे छुटकारा पाना बेहद मुश्किल अमर था, क्योंकि जब मैं छोटी सी थी तो उसी अनार के दरख्त के साथ ही एक छोटा कमरा होता था जो दादी का कमरा था। मैं अक्सर बाहर खड़ी होकर टहनियों से उलझते हुए दादी के कमरे में झांका करती थी, लेकिन जब उनकी वफात हो गई तो अब्बा ने वो कमरा गिराकर सहन बड़ा कर दिया था और वहाँ पर चंद पौधे लगा दिए थे। ये सब तो बदल गया था, लेकिन मेरी आदत नहीं बदली थी। मैं आते जाते उस अनार के दरख्त के साथ जरूर छेड़खानी करती थी। जब दादी होती थी तो वो भी मुझे मना करती थी कि अनम मत किया करो, क्योंकि ये अनार का दरख्त दादी ने ही लगाया था और वो अपने पौधों के मामले में बेहद सख्त तबीयत की मालिक थी। बस मुझसे लाड प्यार की वजह से कभी सख्ती से पेश न आई, और आज मैं यूं ही दादी के बजाय अम्मी को तंग करती रहती थी ताकि दादी की यादें ताज़ा रहें। हाँ अम्मी, ये फूल बहुत झड़ रहे हैं। मैंने अनार की एक टहनी को नीचे करके अम्मी को दिखाया तो उन्होंने मेरे सर पर रख थप्पड़ दे मारा, जबकि मैंने खफकी से मुंह फुला लिया, क्योंकि मैंने सच कहा था। फूल बहुत झड़ रहे थे और जो लगे हुए थे वो भी थोड़े बहुत सियाह सियाह से दिखाई देते थे, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो, और अम्मी बिना समझे ही मुझे मार चुकी थी। शायद नजर भी लग गई है, क्योंकि फल ही बहुत आता है। अम्मी ने पहले तो मेरी बात पर गौर ही नहीं किया, बाद में अचानक उनकी अपनी ही नजर पड़ी तो वो गौर से देखकर अपना खदशा बयान करने लगी। नजर उतार देना या सोने का पानी चढ़ा दे। मैंने अक्सर दादी को देखा था, जब भी किसी पौधे पर फल ना होता था या फिर वो सूखा हुआ होता था तो दादी हर इतवार को उस पेड़ को सोने की किसी भी चीज का पानी धोकर डालती थी। हालांकि मैं ऐसी चीजों पर कोई खास यकीन नहीं रखती थी, लेकिन दादी को देखने के बाद मैंने भी अभी अम्मी को यही मशवरा देना जरूरी समझा। वो मेरी बात सुनकर पहले तो मुस्कुराई, फिर गोया हुई। करती हूँ आज, उन्होंने कहा, और वहीं करीब ही बैठकर अपनी चादर उतारकर उसे समेटकर अपनी गोद में रख ली। लेकिन अम्मी, ये देखें, इसकी टहनियां सूख गई हैं, खुद ही झड़ रही हैं और अंदर से खोखली सी है। अचानक मेरी नजर जमीन पर पड़ी टहनियों पर पड़ी तो मैंने एक उठा ली। उसको देखकर मैं काफी हैरान सी हुई, क्योंकि टहनी की अंदरूनी हालत काफी खराब सी थी। वो अंदर से बिल्कुल खोखली सी थी और अंदरूनी हिस्सा सियाह सा था, जैसे सियाह भूरा उस टहनी में मौजूद था। मैं वो टहनी लिए अम्मी के पास आकर खड़ी हो गई और दिखाने लगी। हाँ, पता नहीं इसे क्या हो गया है। मैंने भी देखकर अपनी हैरत का इजहार किया। अम्मी ने भी देखकर हैरत का इजहार किया। मैं भी हैरान हूँ कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। मेरी टहलने से तो नहीं हो सकता, मैंने बेहद मासूमियत से अम्मी को देखते हुए कहा, क्योंकि पत्ते झड़ सकते थे, लेकिन ये सब तो मेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं हुआ था और ना ही ऐसा कभी मैंने होते हुए देखा था। हाँ, शायद नजर खा गई है। तुम मुझे अपनी बातों में मत घुमाओ और ये सफाई करो। जरा सा भी कचरा मुझे दिखाई न दे। वह सब खुदा का, मैं सुबह सफाई करके गई थी और तुमने आते ही घर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। इतना तो छोटे बच्चे भी नहीं करते जितना तुम फैलावा डाल देती हो। छोटी बच्ची भी नहीं हो कि बार बार समझाया जाए। अम्मी ने उठकर मुझे सलावातें सुनाई और साथ ही काम करने का कहा। वो तो कमरे में चली गई, जबकि मैंने पीछे झाड़ू लगाकर फिर मोटर चलाई और घर की पूरी सफाई करने के बाद अम्मी ने शाम के खाने की तैयारियों में लगा दिया। उस सारे अमल ने मुझे इतना थका दिया था कि मैं रात को बिस्तर पर आते ही थकावट से सो गई और मुझे किसी चीज तक का होश न रहा था। सुबह भी अम्मी के जूते ने मुझे उठने पर मजबूर किया था, वरना मैं मजीद कुछ देर के लिए सोना चाहती थी। अम्मी ने मुझे इसलिए उठाया था कि भाइयों और भाभी ने आना था और मेरी 2 महीने की भतीजी भी साथ आने वाली थी। मैंने भाइयों का कमरा ठीक करके साफ सफाई की ताकि वो कोई भी शिकायत ना कर सके। अम्मी ने शाम के खाने में कुछ खास बनवाना था और मैंने भी उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दी। मैं मदरसे चली गई, क्योंकि 3 बजे मैं मदरसे जाती थी और 6 बजे मेरी वापसी होती थी। जब मैं मदरसे से लौटी तो भाई और भाभी आ चुके थे। मैंने सबसे मिलकर भतीजी को उठा लिया और उसके साथ खेलने लग गई। वो बहुत प्यारी थी, छोटी छोटी आंखों वाली, और उसके छोटे छोटे हाथों को मैं अपने हाथों में लिए हंस रही थी कि अचानक मेरे जहन में एक बात आ गई। भाभी, आप राबी को मुझे दे जाएं। मैंने कहा तो सबने चौंक कर मुझे देखा, जबकि भाभी मुस्कुराने लगी। मैं जानती थी वो बहुत अच्छी है, राबी को देकर भी जा सकती है, लेकिन उस पल मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। तुम खुद को तो संभाल ही नहीं सकती, राबी को क्या खाक संभालोगी? अम्मी ने हमेशा की तरह मुझे ताने मारना शुरू कर दिए, जिस पर मैं चिड़ी। वो हमेशा ही मुझे तंग करती रहती थी और फिर खुद मुस्कुरा देती
जबकि मैं सारा दिन मुंह फुलाए रखती थी कि अम्मी ने ऐसा क्यों बोला। मैं पक्का संभाल लूंगी, बस आप दे जाएं। मैंने अम्मी को देखकर भाभी से कहा, मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद थे। घर में भी मैं अकेली ही होती थी, मेरी कोई सहेली भी नहीं थी, बस अम्मी होती थी जो कभी कभार आस पड़ोस में होती तो कभी शादी ब्याह में मसरूफ ही रहती थी। मैं घर में बोर होती रहती थी। जब भी मैंने दिल में आए ख्याल का इजहार भाभी से कर दिया, हालांकि मजाक में ही किया, क्योंकि राबी अभी बहुत छोटी थी, उसे लेकर पालना मेरे बस की बात नहीं थी। अभी ये छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाए तो तब छोड़ जाऊंगी। भाभी ने मुस्कुरा कर कहा तो मैं हंसने लगी और कह भी दिया मैं मजाक कर रही हूँ। भाभी बहुत से तोहफे भी लाई थी, उन्होंने वो खोलकर दिखाने शुरू कर दिए थे। मैं तोहफों को देख रही थी कि अचानक अम्मी ने मुझे तोहफों के डब्बे खोलते देखकर डब्बा छीनकर परे रखते हुए कहा, अच्छा तुम जाओ, इनके लिए शरबत लेकर आओ, मैंने बना कर रखा था, लेकिन वो गर्म था तो फ्रिज में रख दिया। मैं बाकी डब्बे भी वहीं रखकर उठ गई। तो बर्फ डाल देनी थी ना, खौमाखा भाई को इंतजार करवाया, मैंने अम्मी से कहा, क्योंकि बर्फ का पानी मैं हमेशा ही वक्त पर रख देती थी, क्योंकि आस पड़ोस के बच्चे भी लेने आते थे, तो ये काम अम्मी ने मुझे बाकायदगी से करने को कहा हुआ था। सारी बर्फ पड़ोसन लेकर चली गई है, इसलिए नहीं डाल सकी। अम्मी ने कहा, अच्छा चले, खैर है, मैं लाती हूँ, मैंने कहा और उठकर फ्रिज से शरबत का बर्तन निकालकर जग में भरा और गिलास ट्रे में सजाकर बाहर आने लगी थी कि मैंने मीठा चखने को एक घूंट भरा तो मेरे मुंह में कड़वाहट घुल गई। अम्मी ने गलती से शरबत में चीनी के बजाय नमक डाल दिया था। अम्मी, आपने इसमें चीनी की जगह नमक डाल दिया है। मैं वही जग लेकर बाहर आई और अम्मी से कहा, ये क्या हो गया? तुम भी तो चीजें ऐसे संभाल कर रखती हो जैसे वो कोई चुरा कर ले जाएगा। अम्मी पहले हैरान हुई और फिर सारा इल्जाम मेरे सर पर डालकर खुद को उस गलती से बरी इल्जमा कर दिया। मैं दूसरा बना लाती हूँ, आप बस 5 मिनट इंतजार करें, पानी में ठंडा डाल दूंगी। मैंने अम्मी की बातों को नजरअंदाज किया और भाभी लोगों से कहकर वो शरबत मैंने पौधों की क्यारी में डाल दिया और खुद नया शरबत बनाकर सबको पिला दिया। और अम्मी भी तभी जाकर ही चुप हुई। अब्बा के जाने के बाद उनकी आदत थी कि वो बात पे बात पर गुस्सा हो लेती थी और हम बहन भाई उनकी बातों को कोई खास दिल पर ना लेते थे। भाई इस मर्तबा 1 हफ्ते की छुट्टी पर आए थे। उनके आने से घर में काफी रौनक हो गई थी, वरना तो मैं और अम्मी तो सारा दिन बस एक दूसरे से ही उलझती रहती थी। लेकिन हफ्ते बाद जब भाई चले गए तो हमारी जिंदगी के दिन दोबारा से खराब हो गए। पहले तो 2-4 दिन बस भाइयों का ही तस्करा होता रहता था, लेकिन बाद में जिंदगी और रोजमर्रा की रूटीन मामूल पर आ गई और मैं भी स्कूल जाना शुरू हो गई। जो कि पेपर तो हो चुके थे, बस घर में बैठे बैठे तंग होने के बजाय मैंने फ्री में पहली जमात को पढ़ाने का सोचा। हालांकि मुझे उम्मीद तो ना थी, लेकिन मैडम से कहा तो उन्होंने बखुशी इजाजत दे दी और साथ ही ये भी कहा कि अगर मैं अच्छा पढ़ाने लगी तो यहीं मेरी नौकरी भी लग जाएगी। लेकिन मुझे आगे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी थी, इसलिए नौकरी को फिलहाल मैंने साइड में रखा था। जबकि बच्चों को पढ़ाने का मेरा इतना अच्छा तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन जब कोशिश की तो दिन ब दिन मुझे हिम्मत मिलती गई थी। अम्मी, ये क्या कर रही हैं? मैं घर लौटी तो अम्मी अनार के दरख्त की टहनियां काट काट कर जमीन में फेंके जा रही थी, जो मेरे लिए काफी हैरान कुन बात थी। अनार को काटने का सोच रही हूँ, इसलिए टहनी को पहले ही उतार रही हूँ। अम्मी ने कहा तो मैं हैरत में मुब्तला खड़ी हो गई। पहले काफी दिनों से दरख्त सूख चुका था, लेकिन अम्मी ने कोई इरादा न किया और अब मेरी गैर मौजूदगी में ही अमल भी शुरू कर दिया था। लेकिन क्यों? इतने मजे के लजीज अनार लगते हैं, मत काटें। मैंने पुरुम्मीद होकर कहा कि शायद कुछ दिनों में बारिशों के मौसम में ये ठीक हो जाएगा। जैसे इसकी हालत है अब ये फल नहीं देने वाला, खामोखा घर में कचरा हो जाता है। अम्मी ने चिढ़कर कहा और ऊपर ऊपर वाली सारी टहनियों को उतारकर जमीन पर फेंक दिया। मैं उनकी तेजी देखकर हैरान हो रही थी। मुझे भूख भी लगी हुई थी, सोचा था घर आकर सबसे पहले खाना तलब करूंगी, लेकिन अम्मी काफी मसरूफ थी। ये भी है, मैं मदद कराऊं? मैंने अपना बैग वहीं रखा और चादर उतारकर लपेटकर वहीं फेंकते हुए ऑफर की। हाँ, तुम पहले जाओ, खाना खा लो, फिर आकर मेरी मदद भी करा देना। अम्मी ने मेरे चेहरे पर शायद पढ़ लिया था कि मुझे भूख लगी हुई है, जब भी उन्होंने मुझे कहा, ठीक है, मैं खाना खा कर आती हूँ। मैंने कहा और अपना बैग और चादर उठाकर कमरे में आकर मुंह धोया और खाना खाया। फिर अम्मी की मदद करने को बाहर आ गई। मुझे तकरीबन 20 मिनट लगे थे। अम्मी आरी से तना काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनसे काटा नहीं जा रहा था और मैं उनकी हिम्मत देखकर हंसने लगी। ये आपसे जोर नहीं लगेगा, मुझे दे दे, मैं करती हूँ।
میں نے کہا اور ان کے ہاتھ سے آری پکڑنی چاہی۔ امی نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور مجھے کچرا سمیٹنے پر لگا دیا اور خود آری سے الجھ رہی تھی۔ تم سے نہیں ہوگا، بچی سی تو ہو، امی نے کہا تو میں ہنسنے لگی اور ساتھ ہی منہ بنا کر وہی دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی۔ اچھا دونوں ساتھ کاٹتے ہیں۔ امی نے ناچار مجھے آری پکڑائی، آگے سے میں نے انہیں تھامنے کو کہا اور پیچھے سے میں نے تھام کر تھوڑی ہی دیر میں سارا تنا زمین پر گرا دیا۔ امی کا لاغر وجود اتنا طاقتور کام کرنے سے قاصر تھا، لیکن وہ بضد تھی کہ خود ہی کرنا ہے۔ یہ تو شکر تھا کہ انہوں نے مجھے کرنے کی اجازت دے دی تھی، بے شک ساتھ خود بھی لگی ہوئی تھی، ورنہ دن سے شام اور شام سے رات ہو جاتی اور یہ انار کا تنا یوں ہی کھڑا رہتا۔ لو یہ کٹ گیا، بس ایسا کرو تم اس کی جڑیں نکال دو، امی نے کہا اور خود تھوڑی دیر آرام کے لیے وہاں سے اٹھ گئیں۔ ان کا سانس کافی پھولا ہوا تھا۔ میں نے امی کو پہلے اٹھ کر پانی پلایا اور بعد میں دوبارہ کام کرنے آئی۔ امی یہ دیکھیں تنا تک کھوکھلا ہو چکا ہے۔ میں حیران ہوں یہ کھوکھلا ہونے کے باوجود زمین بوس کیوں نہیں ہوا۔ میں نے چونک کر جب تنے کو گرا کر دوسری طرف پھینکا تو حیران ہوئی، اتنا مضبوط تنا تو نہ تھا جبکہ اندر سے کھوکھلا بھی تھا، بس نظر کھا گئی ہے اسے۔ امی نے پانی پی کر گلاس ہاتھ میں پکڑے ہوئے کہا، عجیب اتنا پیارا درخت تھا یہ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے چڑ کر کہا اور سارا پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ اس میں اتنا گند ہو چکا تھا کہ مجھے 2 گھنٹے صفائی میں لگنے والے تھے۔ چلو تم جڑیں نکال دو اور پھر صفائی ستھرائی کر کے آ جانا، میں ذرا آرام کرنے جا رہی ہوں، امی نے کہا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سارا گند صاف کیا اور سب کاموں سے فارغ ہو کر بچوں کی کاپیاں چیک کرنے لگ گئی، جس میں مجھے رات کے 8 بج گئے تھے۔ انار کے درخت کو کاٹے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، اچانک ایک دن میرے پیر میں موچ آ گئی، جسے میں نے ایک عورت سے ٹھیک کروایا، لیکن مجھے آرام نہیں آ رہا تھا۔ دن بدن میرا پیر سوجن کا شکار ہو رہا تھا۔ پڑوسن کہتی تھی مجھے گردے کا مسئلہ لاحق ہو چکا ہے۔ امی نے یہ جان کر واویلا مچا کر رکھ دیا۔ کئی دوائیاں لی لیکن فرق نہ پڑا اور ساتھ ہی میرا دوسرا پیر بھی درد کرنے لگا۔ میں چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی، بہت مشکل سے چل پھر رہی تھی۔ اسکول بھی میں نے جانا چھوڑ دیا اور سارا دن گھر ہی پڑی رہتی۔ بھائی بھی واپس آ گئے اور مجھے کئی ڈاکٹروں کے پاس لے کر جانا شروع کر دیا، لیکن بیماری کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز نے فیسیں لے کر میرے علاج کی حامی بھری اور ٹیسٹ کروائے، لیکن بیماری کی تشخیص نہ ہو پائی اور میں نے ہمت ہار دی۔ میں سارا دن بستر پر پڑی رہتی اور تکلیف سے دوچار رہتی۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی سفید داڑھی والا کوئی بابا ہے اور وہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں آگے بھاگ رہی ہوں اور وہ پیچھا کرتے ہوئے میرے پیچھے آ رہا ہے۔ ابھی میں آدھے رستے میں تھی، اس بابا نے مجھے پکڑ لیا اور میرے گھٹنے پکڑ کر مروڑ دیے اور ساتھ ہی میرا ہاتھ پکڑ کے اس کا انگوٹھا پکڑ کر زور سے کھینچا۔ میں چیخیں مارنے لگی، مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں ہاتھ پر مارتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش میں زمین پر جا گری اور نیند سے جب آنکھیں کھلی تو میں ہوش کی دنیا میں آئی۔ وہ خواب تھا جس نے مجھے نیند میں اپنے بچاؤ میں ادھر ادھر ہوتے ہوئے بستر سے زمین پر لا کر پٹک دیا تھا۔ امی، میں نے دھیرے سے امی کو آواز دے کر اٹھایا کہ وہ مجھے سہارا دے کر زمین سے اٹھا کر بستر پر لٹائیں۔ میری ایک ہی آواز پر وہ اٹھ گئیں اور مجھے زمین پر بیٹھا دیکھ کر ایک دم اٹھ کر میرے پاس آ گئیں۔ کیا ہوا؟ زمین پر کیوں بیٹھی ہو؟ امی نے فکر مندی سے پوچھا اور مجھے سہارا دے کر بستر پر لٹایا اور میری کمر کے پیچھے تکیہ رکھا۔ میں نے بستر پر لیٹتے ہی ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں صدیوں کی مسافت طے کر کے آئی ہوں اور میرا سانس بھی پھولا ہوا ہے۔ امی، کوئی مجھے مار رہا تھا۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑ کر خوف سے کہا۔ میں ابھی بھی خواب کے زیر اثر تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، جیسے اس کالی زلفوں والے بابا کے بال تھے۔ اس کے چہرے پر چھائی سختی سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جس انداز میں اس نے خواب میں میرے گھٹنے پکڑ کر کھینچے تھے، مجھے خواب میں بھی بے حد تکلیف محسوس ہوئی تھی، جیسے مجھے حقیقت میں درد ہوا ہو اور یہ سب میں نے سہا ہو۔ کون مار رہا ہے؟ امی نے حیرانگی سے پوچھا۔ شاید وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کوئی بوڑھا سا بری شکل والا بابا تھا، وہ مجھے مار رہا تھا۔ میں نے امی کو اپنا پورا خواب سنایا تو انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ خواب تھا، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، سو جاؤ۔ امی نے مجھے دلاسا دیا اور سونے کے لیے تکیہ میرے کمر کے پیچھے سے ہٹا دیا اور کمبل میرے اوپر ڈال دیا، جبکہ میں نے امی کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ وہ مجھ سے دور نہ ہو اور وہ میرے پاس ہی بیٹھ کر کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگی۔ امی، اب میرے ہاتھ میں بھی درد ہے۔ اس نے خواب میں میرا ہاتھ بھی کھینچا تھا۔ اچانک مجھے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں ٹیس سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یکے بعد دیگرے میرا سر بھی درد کرنا شروع ہو گیا۔
मैंने अम्मी को अपना हाथ कंबल से निकाल कर दिखाया। ख्वाब है, कोई भी नहीं है, सो जाओ, मैं दवा लगा देती हूँ। अम्मी उठकर पाम की डब्बी अलमारी से उठा लाए और मेरे हाथ पर आराम आराम से लगा दी। काफी देर तक अम्मी फिर भी मेरे पास ही बैठी रही। अम्मी, इस दवा से भी आराम नहीं हो रहा। कुछ देर बाद ही मैंने अम्मी का हाथ हिलाकर कहा, पता नहीं दर्द खत्म होने के बजाय बढ़ता क्यों जा रहा था। हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, अम्मी ने कहा और आयतल कुर्सी पढ़कर मुझ पर फूंक दी। हालांकि मेरे हाथ का अंगूठा तो अभी भी दुख ही रहा था, मगर फिर भी मैं नींद की वादियों में जल्द ही खो गई थी। दूसरे दिन भाई किसी अपने जानने वाले डॉक्टर को घर ले आए थे, जिसने मुझे सहारे की मदद से चलने को कहा। तो मैंने छड़ी लेकर चलना शुरू किया, लेकिन जमीन पर कदम रखती, चंद कदम चलती और मुझे अपने ही जिस्म का बोझ भारी महसूस होता और मैं वही जमीन पर गिर जाती। काफी देर तक मुझसे ये करवाया गया, लेकिन मैं कुछ कदम चलने के बाद जमीन बोझ हो जाती थी। डॉक्टर ने कहा, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे ये सब हो। मेरे साथ कोई अलग ही मसला हो सकता है, या फिर ये कोई नई बीमारी भी हो सकती है। उसके बावजूद उन्होंने मुझे दवाई लिख कर दे दी और बाकायदगी से खाने की हिदायत भी दी, जिस पर मैंने अमल किया तो तब भी कोई खास फायदा ना हुआ। हैरानकुन बात यही थी कि दवा का भी मुझ पर असर नहीं हो रहा था, जिस पर तबीब भी हैरान परेशान थे कि आखिर मेरे साथ या फिर मेरे जोड़ों में आखिर क्या मसला है, जिसकी वजह से किसी चीज का भी असर नहीं हो रहा था। मैंने थक हार कर अम्मी को इलाज से भी रोक दिया था और खुदा पर सब छोड़ दिया। कुछ दिन ही गुजरे थे कि अम्मी की सहेली मेरी अयादत को आई। वो हड्डियां टूटने पर बांधने का काम करती थी। उन्होंने भी अपनी तबाह आजमाई करने की कोशिश की। जोड़ तोड़ की कोशिश में मेरी हड्डियां भी दुखा डाली थी, जबकि मैं रोज नए नए लोगों को दिखाने से आजिज हो चुकी थी। एक तो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती थी, दूसरा और ये सभी इतना सख्ती से जकड़कर मुआयना करते थे कि आगे 2 दिन तक दर्द की शिद्दत में इजाफा ही होता रहता था। इसकी शादी करा देनी चाहिए, अम्मी के दोस्त ने काफी देर मुझे देखते हुए अम्मी से सरगोशी में कहा, जो मैंने बखूबी सुन लिया था। मुझे हैरत हुई, इधर मैं तकलीफ से 2-4 थी और उधर अम्मी के दोस्त का दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया था। अम्मी ने बेयकीनी से देखा, जो खुद भी हैरान थी। रिश्ता ढूंढो, बेहतर है कि जितना जल्दी मुमकिन हो शादी हो जाए। अम्मी के दोस्त ने कहा तो अम्मी ने वजह जानना चाही, जबकि मुझे भी बेचैनी हो रही थी उनके ये सब कहने की क्या वजह बनती थी। लेकिन क्यों अम्मी, मैंने हैरान होकर अम्मी से पूछा, क्योंकि अम्मी के दोस्त से बात करने को भी जी नहीं चाह रहा था जैसे उन्होंने बात की थी। मुझे अपने एक जानने वाले ने कहा कि शादी होते ही तुम पर यह बीमारी असर नहीं करेगी। शायद तुम्हारे साथ कोई बुरा साया है, जिसकी वजह से न टेस्ट रिपोर्ट में कोई बीमारी नजर आ रही है और न इसकी वजह पता चल रही है। जब शादी हुई तो ये साया हुआ तो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये साया कुंवारी लड़कियों को ही होता है, अम्मी के दोस्त ने कहा और साथ ये भी कहा कि उन्होंने अम्मी को ये बात पहले ही बता दी थी, तभी वो काफी खामोश बैठी थी, वरना इस बात पर तो उन्हें खरी खरी सुनानी चाहिए थी। अम्मी के दोस्त ने कहा कि उन्होंने मेरा सारा मसला जानकर पूरी तशखीस जानने की कोशिश की थी और इसका हल सिर्फ शादी ही था। और ये सुनकर मैं गम और गुस्से में मुब्तला हो गई थी, लेकिन अम्मी और उनकी सहेली मेरे गुस्से से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। मैंने हकीकत को तस्लीम कर लिया था कि अब मुझे यूं ही जीना है, क्योंकि जैसे इस बीमारी का कोई इलाज न था, वैसे ही मेरा यूं रहना लाज़िमन बात थी और मैं नहीं चाहती थी वो मुझे शादी के नाम पर मजीद तंग करें, क्योंकि अगली जिंदगी तो और भी काफी मुश्किलात पैदा कर सकती थी। सबसे बढ़कर तो ये बात थी कि कोई रिश्ता ही नहीं लाने वाला था। जब मेरी हकीकत पता चल जाएगी तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी, जिससे शायद अभी अम्मी और अम्मी की सहेली वाकिफ न थी। क्यों गुजारनी है? क्या तुम ये चाहती हो कि ये साया तुम्हारी जिंदगी हिला कर रख दे, या फिर इस साये ने तुम्हारे दिलो दिमाग पर भी गहरा असर कर डाला है जो समझ बूझ खत्म हो गई है? अम्मी ने मुझे गुस्से से देखकर कहा। जब से मैं बीमार हुई थी अम्मी ने मुझे झड़कना छोड़ दिया था, लेकिन अब अचानक वो भपर सी गयी, जबकि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उनके दिलो दिमाग से शादी का नाम तक मिटा डालूं और दोबारा वो कभी जिक्र तक ना करें। मैंने दिल ही दिल में अम्मी की दोस्त को बुरा भला कहा, जिनकी वजह से ये फसाद पड़ा था, और अब वो खामोशी से बैठी हम माँ बेटी की बहस से लुत्फानंदोज हो रही थी। अम्मी, मेरी हड्डियां अकड़ चुकी हैं, हाथ पैर ठीक तरीके से काम नहीं करते, तो फिर कैसे शादी हो सकती है? लोग आएंगे, देखेंगे और बातें सुनाकर चले जाएंगे। मैंने हुर्फ बहुर्फ अपना सारा खदशा अम्मी को बता दिया। हकीकत तो ये थी कि मैं इस चीज से रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि वो मजीद कुछ दुख देने से बाज रहे।
कोई बातें नहीं सुनाएगा, बस तुम सब्र और हौसले से काम लेना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी खाला रिश्ता ढूंढ रही हैं, कोई अच्छा सा रिश्ता मिलते ही तुम्हारी शादी करा देंगी। उन्होंने तो सबसे सच छुपाकर रिश्ता तलाश करना भी शुरू कर दिया था, और ये जानकर मुझे दिली दुख सा हुआ कि ये कैसी माँ थी जिन्हें मेरी तकलीफ का जरा सा भी एहसास न था और चोरी छुपे सारा लाया अमल तक तय किए बैठी थी। मैं उन्हें मजीद कुछ कहने की हिम्मत ही न की थी, बस खामोश हो गई। काफी दिन से खाला मुनासिब रिश्ता तलाश कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। कई लोग मेरी हकीकत जानकर ही इनकार कर देते थे या फिर बड़ी उम्र के रिश्ते की पेशकश कर दी जाती थी, जबकि मेरी उम्र तो 17 बरस थी। बस अब्बा के जाने के बाद यतीमे ने वक्त से पहले थोड़ा बड़ा कर दिया था। अम्मी को तो बस जल्दी से मच गई थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी करा दें, जबकि भाइयों ने मेरी ही तरफदारी करते हुए अम्मी को हर मुमकिन तरीके से रोकने की कोशिश की थी। भाभी ने भी अपनी तरफ से अम्मी को समझाया था, लेकिन उन्होंने एक न सुनी तो थक हार कर भाइयों ने भी यही कहा कि लोग जब मुझे बीमारी में देखेंगे तो खुद ही इनकार कर देंगे और अम्मी भी सुकून का सांस तभी लेंगी। हमारी बातें उन्हें समझ नहीं आई थीं। ऐसे ही कई दिन गुजर गए थे। मैं शाम के पहर खाना वगैरह खाकर दर्द की वजह से दवा लेकर सो गई थी, लेकिन तकरीबन 10 मिनट भी ना गुजरे थे कि अचानक मैं झटका खाकर उठ गई और आसपास देखना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर मरोड़कर रख दिया हो, जिसकी वजह से मुझे काफी तकलीफ भी हो रही थी। क्या हुआ? भाभी जो भतीजी को दूध पिला रही थी, उन्होंने चौंक कर मुझे देखते हुए पूछा, क्योंकि सोने से पहले मैंने उन्हें कहा था मैं 2 घंटे की नींद लूंगी और मुझे 10 मिनट बाद ही जागता पाकर हैरान थी। ऐसा लगा जैसे मेरे पैर को किसी ने मोड़ दिया हो। इतना दर्द हो रहा है मुझे कि क्या बताऊं। मैंने अपना पैर मसल कर खौफ से कहा। भाभी ने मुझे हैरत से देखा। पता नहीं क्या मसला हो गया है तुम्हें, न चल सकती हो और तो और अब तो तुम्हें ये तक लगता है कि कोई पैर घुमा देता है और कोई हाथ घुमा देता है। अम्मी जो बाहर से आई थी, उन्होंने भी मेरी बात सुन ली थी। मेरे पास आकर पहले मेरी सूजन ज़दा पैर को देखा और फिर मुझे कहा। मुझे बीमारी ने इस हद तक उदास और गमगीन कर दिया था कि मुझे लगता था कि अम्मी भी मुझसे तंग आ चुकी हैं और मेरी देखभाल करते हुए उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यही वजह होगी कि वो मेरी शादी तक के लिए राजी है और जिद पर अड़ी हुई है कि शादी कराकर ही दम लेंगी। बिस्तर पर लेटे लेटे ऐसी सोचों ने मेरा जहन भी जंगालूद कर दिया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मनफी बातें ही आने लगी थीं। अम्मी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने दुख से अम्मी को देखा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें वहम हो गया है, इस बीमारी की वजह से, या फिर साया है जिसका इलाज शादी ही है। अम्मी ने कहा और फिर से दोबारा शादी की बात पर आकर अटक गई। मैंने बेचारगी से भाभी को देखा। वो मुझे खामोश रहने का इशारा करने लगी, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा हो चुका था कि अम्मी किसी की नहीं सुनने वाली थी। इसलिए बेहतर यही था कि हम बहस ही ना करें, वरना बात ज्यादा बढ़ सकती थी और बहस भी हो सकती थी। वहम नहीं है, ये सब सच है। मैं जब भी सोने लगती हूँ, आधी नींद में होती हूँ, तो कोई मेरा पैर ऐसे घुमा देता है कि मेरी चीखें निकल जाती हैं। मैंने धीरे धीरे नर्म आवाज में कहा और सर झुका लिया। तुम सोने से पहले सोने की दुआएं पढ़कर सोया करो, अम्मी ने कहा और वहां से उठ गई। मैं दुआएं पढ़कर ही सोती हूँ अम्मी, मैंने पीछे से आवाज देकर उन्हें बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर कोई खातिर ख्वाह जवाब न दिया और बावर्ची खाने में चली गई। शायद तुम्हारी बीमारी ही बहुत सख्त है, तभी तकलीफ अपने आप होती है, भाभी ने कहा और राबी को मुझे थमा दिया और खुद अंदर से दवा लाकर मेरे पैरों पर लगाना शुरू कर दी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी भाभी दी थी, जिन्होंने मुझे समझने की हर मुमकिन कोशिश भी की थी। बस अम्मी की वजह से खामोश रहती थी कि वो कुछ कहें और अम्मी नाराज न हो जाएं। 2 दिन बाद ही खाला कुछ लोगों को घर में ले आई थी। अम्मी ने मुझे मेहमानों के सामने कुछ देर के लिए चलने पर राजी किया, क्योंकि इस मर्तबा खाला ने उन्हें मेरी हकीकत नहीं बताई थी। मैंने बज़ाहिर तो भरपूर कोशिश की कि उनके सामने चल पाऊं, लेकिन मैं अचानक लड़खड़ाकर गिर सी गई। वो औरतें मेरे लड़खड़ाकर गिरने पर एकदम वहां से उठ गईं। अरे, ये जब चल फिर ही नहीं सकती तो इसका रिश्ता करवाने की क्या जरूरत है? उन्होंने मेरी खाला को देखते हुए हैरत और तंजिया जुमले कसते हुए कहा और साथ ही वो हंसने लग गई। मैं बेआवाज रोने लग गई। मुझे तो लगता है अपने सर से बोझ उतारने की कोशिश कर रही हैं। एक औरत ने मुंह पर हाथ रखते हुए ऊंची आवाज में अम्मी की जानिब देखा, जबकि मैंने अफसोस से अम्मी को देखते हुए भाभी को पुकारा और वो यकदम मेरे पास आ गई। उन्होंने मुझे सहारा देकर सोफे पर बिठाया और पानी पिलाया। खालदा, तुमने बताया ही नहीं, तुम्हारी भांजी माजूर है।
ایک عورت نے خالہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ خالہ نے امی کو دیکھا۔ نہیں، یہ ٹھیک ہے، بس تھوڑا درد ہوتا ہے۔ خالہ نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے مجھے کہا کہ میں بھی اس بات کی تردید کروں، لیکن میں خاموشی سے بیٹھی رہی، کوئی تاثر نہیں دیا، کیونکہ میں تھک چکی تھی۔ یہ روز روز کا ڈرامہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے، درد ہے یا کچھ اور، بہرحال تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک عورت جو بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا، اور تینوں نے آپس میں سرگوشی میں کچھ کہا اور باہر نکلنے لگی۔ آپ بیٹھے تو صحیح، خالہ نے ایک کو ہاتھ سے پکڑ کر بٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے خالہ کا ہاتھ چھٹک دیا۔ اتنی عزت کے بعد بیٹھنا بنتا ہی نہیں ہے، خواہ ہمارا وقت ضائع کیا اور اپنا بھی۔ وہ جاتے جاتے بھی کئی باتیں سنا کر گئی۔ ان کے جاتے ہی میں نے رونا شروع کر دیا تھا اور کمرے میں بند ہو گئی۔ بھابی نے مجھے آ کر تسلی دی اور حوصلہ دینے کی کوشش کی، جبکہ میں خاموش ہو گئی تھی۔ بھائی آئے تو انہیں بھی علم ہوا، تو انہوں نے اس مرتبہ امی سے کافی بحث کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا رونا اور تکلیف میں بھی چپ رہنا دیکھ کر امی کو شاید مجھ پر کافی ترس آ چکا تھا، اور انہوں نے میری شادی کا ارادہ خود ہی ختم کر دیا، جبکہ میں نے ناراضگی میں پھر بھی رات کا کھانا تک نہ کھایا اور بھوکے پیٹ دوا لے کر پہلے رابی کے ساتھ کھیلتی رہی اور رات ہوتے ہی رابی کو بھابی کے حوالے کر کے سو گئی، جبکہ امی نے میرے جاگنے پر کوشش کی تھی کہ میں اپنا لہجہ ٹھیک کر کے کھانا کھا لوں، لیکن میں نے غصے میں ایک نوالا تک نہ لیا تھا۔ رات کے پہر میں کمرے سے باہر نکلی تو اچانک گر گئی۔ میں گری بھی تو اس جگہ پر جہاں پر انار کا پیڑ تھا۔ میں وہاں گری تو زمین مجھے اندر کو دھسا کر گہرائی میں لے گئی۔ میں خوف سے تھرا گئی تھی۔ زمین کے اندر یہ ایک گہرا کھڈا سا تھا اور اس میں میرے سامنے اچانک خوفناک سا چہرہ آیا، جسے دیکھتے ہی میں نے سوچا کہ یہ چہرہ میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن کہاں دیکھا ہے یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی تو مجھے یاد آیا یہ وہی چہرہ تھا جو خواب میں میری ہڈیاں جکڑ چکا تھا۔ میں نے یکدم خوف سے چلانا شروع کر دیا اور امی کو آوازیں دینے لگ گئی۔ وہ چہرہ جیسے اپنے نوکیلے ناخن لیے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میری چیخیں مزید بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں سوکھی ہوئی ٹہنیاں تھیں جو انار کی تھیں، جنہیں میں نے اور امی نے کاٹا تھا۔ میں اس کے ہاتھ میں یہ دیکھ کر کافی چونکی بھی تھی۔ دور رہو مجھ سے، کون ہو اور مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں پیچھے ہوتے ہوئے چلا چلا کر بولی، یہ تمہیں جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اپنی سزا پوری کرو۔ میں نے تو سوچا تھا تمہیں ساری زندگی یوں ہی تڑپانا ہے، لیکن یہ تو سوچا ہی نہیں کہ تم میرے ہی چنگل میں آ پھنسو گی۔ اب اگر آ ہی گئی ہو تو پھر اپنی سزا حاصل کر لو۔ اس نے میرے قریب آ کر میرے پیروں کی ہڈیوں کو جکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ میری چیخیں اتنی زور سے نکلیں کہ میں نے امی کو بھی پکارا، لیکن کوئی بھی میری مدد کو پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ زمین کا ایک تہہ خانہ تھا۔ چھوڑ دو اس کو۔ اچانک ایک بڑے سے قد والا سایہ آیا جو میرے اوپر چھا گیا اور چند ہی لمحوں میں وہ نورانی چہرے میں بدل گیا۔ اس نے اس خوفناک سے بابے کو مجھ سے دور کیا اور اسے پٹخ دیا۔ تم نے اس کی ہڈیاں کیوں جکڑ رکھی ہیں؟ ایک جن زادے ہو کر یہ سب تمہیں زیب نہیں دیتا کہ کسی انسان کو تکلیف دو۔ جب نورانی چہرے والے نے یہ کہا تو میں خوف سے دبک کر بیٹھ گئی۔ جسے میں ایک انسان سمجھ رہی تھی وہ جن زادہ تھا، اور اتنی تکلیف مجھے اس کی وجہ سے برداشت کرنا پڑ رہی تھی۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے اپنے پیروں میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اس حد تک کہ اذیت میں مجھ سے اٹھ کر بیٹھا تک نہیں جا رہا تھا۔ اس نے انار کی جڑیں نکالی ہیں جو اس کے گھر میں موجود تھیں۔ اس جن زادے نے کہا تو میں حیران ہوئی۔ نورانی چہرے والے بزرگ نے اسے جکڑا ہوا تھا، ورنہ وہ ہمک ہمک کر میری جانب بڑھ رہا تھا تاکہ وہ مجھے مار سکے۔ تو تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے انار کا درخت تھا، اس کا گھر تھا۔ نورانی چہرے والے نے غصے سے پوچھا اور اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس انار میں ہماری اولاد تھی۔ یہ اس انار کی ٹہنیوں کے ساتھ ٹہلتی رہی اور انار سوکھ گیا، اور پھر انہوں نے انار کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے ہمارا خاندان تباہ ہوا۔ اس پل ہی میں نے اس کو سخت سزا دینے کا سوچا اور ساری زندگی کی سزا منتخب کر کے اس کی ہڈیوں کو جکڑ لیا۔ اس نے کہا تو میں اب جا کر سمجھ پائی وہ انار کے پیڑ کا سوکھنا اور اس میں سیاہی کی وجہ یہ جنات اور اس کے بچے تھے۔ حالانکہ ہمارا ارادہ تو قتل نہ تھا، تو سوکھ چکا تھا تو اس لیے کاٹنا پڑ گیا۔ وہ قسمت کا لکھا تھا کہ اس انار کے درخت کی اتنی ہی میعاد تھی۔ جس ناکردہ غلطی کی وہ جن زیادہ مجھے سزا دے رہا تھا، اسی کی وجہ سے آج میں اتنی تکلیف میں تھی۔ جبکہ امی کو کچھ اور ہی شک تھا کہ کوئی برا سایہ ہو گیا ہے،
लेकिन ये बुरा साया तो शादी के बाद भी मेरे साथ ही रहने वाला था और उसने बहुत नफरत से मुझे देखते हुए ये भी कहा कि वो मुझे मजीद तकलीफ देता और तब तक देता जब तक मेरी जिंदगी थी। उसके इरादे जानकर मुझे अपना दिल बंद होता हुआ महसूस होने लगा, लेकिन ये इसने नहीं किया। अनार खुद ब खुद सूख चुका था और उसे काटने का हक उनका अपना है। अगर जब तुम्हें पता चल गया कि ये सूख चुका है तो तुम अपने अहलो अयाल को लेकर अनार के दरख्त को छोड़ जाते, क्योंकि हर जन्नात का उसूल है वो हरे भरे पेड़ों पर बसेरा करते हैं, सूखे पेड़ों पर नहीं रहते। नूरानी चेहरे वाले इंसान ने जिनजादे को नफरत से कहा। मैं उनके उसूल जानकर बेहद हैरान हुई। फिलवक्त दिल में ये भी शुक्र अदा किया कि मैं जिनजादे के जुल्म से बची हुई थी। हम जा रहे थे एक दिन बाद ही, लेकिन उसने सब्र न किया। उस जिनजादे ने मुझे नफरत से देखा, जैसे वो नजरों से ही मुझे खा जाएगा। तुम इसे छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, नूरानी चेहरे वाले ने कहा और उसे झटक कर आजाद कर दिया। ऐसा तो अब नहीं होगा, क्योंकि ये सजा भुगत कर ही रहेगी। वो दोबारा मेरी जानिब लपका। मेरे सामने तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकोगे। नूरानी चेहरे वाले ने दोबारा जिनजादे को जकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। इतना मारा और मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ डाली। चंद ही लम्हों में वो फिजा में तहलील हो गया। एक इंसान जिनजादे का कैसे मुकाबला कर सकता है। मैं चुपचाप वहीं बैठी रही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचाया। नूरानी चेहरे वाले ने मुझे सहारा देकर वहां से उठाया और सहारा देकर एक ऊंची जगह पर बिठा दिया। तुम्हारा भी शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की, नूरानी चेहरे वाले ने कहा तो मैंने चौंक कर उसे देखा। कैसी मदद? मैं हैरान थी और हैरान में सोच में पड़ गई कि आखिर मैंने कब मदद की थी। तुमने एक दिन इंजीर के दरख्त में पानी डालकर मुझे जिंदा किया था। तब तुम लोग इंजीर को सूखा हुआ समझकर पानी नहीं डालते थे। मैं जल्द ही मर जाता, लेकिन अचानक तुमने चीनी की जगह नमक वाला शरबत बन जाने पर वो इंजीर के पौधे में डाल दिया, जिससे मैं बच गया। क्योंकि मैं ऐसा जिनजादा हूँ जो इंसान की मदद के बिना खुद को बचा नहीं पाता, और तुमने मेरी मदद की, इसीलिए आज मैं तुम्हारी मदद को आ गया। उस नूरानी चेहरे वाले जिनजादे ने जब सारी हकीकत बताई तो मैं हैरत में मुब्तला खड़ी रह गई। अम्मी से गलती से चीनी की जगह शरबत में नमक डाला गया था, जो मैंने पौधों में डाल दिया था। मुझे नहीं इल्म था कि मेरी ये बहुत बड़ी नेकी थी जिसने मुझे आज बचा लिया था। आइंदा ध्यान रखना, ये लोग पीछे पड़ जाएं तो जल्दी जान नहीं छोड़ते। और हाँ, कभी भी किसी को इस हादसे के बारे में मत बताना। तुम्हारे बताने की वजह से मेरी ताकतें कम हो सकती हैं, क्योंकि मैं इंसानी मदद का मोहताज जिन हूँ। जिनजादे ने मुझे नसीहत की और ये भी कहा कि इस वाक़ये का मैं किसी को ना बताऊं। मैंने तय कर लिया कि ये किसी को नहीं बताऊंगी। जैसे उस नेक जिनजादे ने मेरी मदद की थी, मैं भी किसी को ना बताकर उसकी मदद करूंगी। नूरानी चेहरे वाले ने मुझे जमीन के तहखाने से जमीन के ऊपर छोड़ा और वहां से चला गया। उसके बाद वो तो चला गया, लेकिन हैरत ज़दा बात ये थी कि मैंने अपने पैरों पर सही सलामत चलना शुरू कर दिया था और मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही थी, जैसे मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। सुबह होते ही अम्मी ने मुझे चलते फिरते काम करते हुए देखा तो वो हैरान होकर मुझसे वजह पूछने लगी। भाभी और भाई भी हैरान थे, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि नेक जिनजादे ने मना किया था। जबकि लोगों ने मुझसे और अम्मी से सवाल किए कि मेरी बीमारी का क्या इलाज किया। मैंने कह दिया कि रात मैंने सूरह यासीन पढ़ी थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। इस तरह सबने अल्लाह के कलाम पर यकीन भी किया और मैं भी मजीद सवालात से बच गई। उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि आइंदा मैं किसी पेड़ के साथ नहीं उलझूंगी और ना ही अम्मी को काटने दूंगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।